Hello, hi, namaskar, namaskaram, adab and sat sri akal. Welcome to the next episode at Synthians Presents Genius Minds with Wahid Sayyed. आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम एक टीचर को मिलेंगे, एक ऐसे टीचर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फ्रीशिप में पढ़ाई की। पढ़ाई की असली अहमियत क्या होती है ये वो जानते हैं। इसके साथ वो ये भी जानते हैं कि शिक्षा सिर्फ मिलना ज़रूरी नहीं है, सही शिक्षा मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए उन्होंने अपने खुद के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए जो टीचर्स को ट्रेन करता है कि पढ़ाए कैसे। आप सब चाहते होंगे कि आपके बच्चे या आप खुद बहुत अच्छा पढ़ लिख कर आगे बढ़े। हम सब यही दुआ करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को सही टीचर्स नसीब होते हैं। टीचर्स एक अच्छे इंसान रहना बेहद ज़रूरी है। वैसे ही एक शख्सियत हमारे साथ आज है। वो हमें आज बहुत कुछ बताएंगे अपने बारे में, टीचिंग फ्रैटर्निटी के बारे में, कोचिंग क्लासेस के बारे में, स्कूल्स के बारे में और ये पूरी इंडस्ट्री के बारे में। अगर आप सच सुनना चाहते हैं एजुकेशन फील्ड के लिए तो लास्ट तक बने रहिए। हमारी ये चैनल पूरी तरीके से उन सभी टीचर्स को सपोर्ट करती है जो दिल से, पैशन से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। आइए, लेट्स वेलकम द मैन मिस्टर प्रजेश त्रोत्स्की। Welcome to the show, sir. Thank you so much, Wahid sir, for this wonderful opportunity. Thank you so much. The pleasure is mine, sir. Thank you. Sir, कितने साल से आप पढ़ा रहे हैं? लगभग देखा जाए तो 25 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। 15 साल मैंने बच्चों को पढ़ाया। फिर मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को पढ़ाने से अच्छा हम दिन भर में साल भर में 100-150 बच्चों तक जा सकते हैं। तो मैं सोचा अगर 150 टीचर्स और कोचिंग क्लास ओनर्स तक पहुँच सकूँ तो वी कैन रीच टू थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। सो इसके लिए मैं ट्रेनिंग प्रोफेशन में टीचर्स ट्रेनिंग, कोचिंग क्लास ओनर्स ट्रेनिंग, पेरेंटिंग सेशंस, ये सब चीज़ में आ गया। तो लगभग 25 साल से हूँ इस इंडस्ट्री में। लेकिन सर, जो स्ट्रगल की बात अगर हम जानें तो आप फ्रीशिप में क्यों पढ़ रहे थे? सर, जैसे कि कहा जाता है ना कि बीएमसी स्कूल्स थे एरियाज़ में, लेकिन उतने डेवलप नहीं थे, उस लेवल की एजुकेशंस नहीं हो पाती थी। तो पेरेंट का एक सपना होता था कि कोई इंग्लिश मीडियम अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में डाले, लेकिन अफोर्ड नहीं कर पाते थे। पढ़ाई लिखाई भी इम्पोर्टेंट है, क्वालिटी एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। तो हमारे एक एरिया में होली एंजल स्कूल को काफ़ी अच्छा बच्चों को ना संस्कार देने से लेके डिसिप्लिन डेवलप करने में बहुत माहिर थी। तो माँ बाप को उधर पढ़ाना था, लेकिन पैसे नहीं थे। लेकिन होते ना कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ पर फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं हमको चाहिए तो कोई ना कोई तो रास्ता निकलता है। तो प्रिंसिपल सर इतने अच्छे दिल के थे, सिम्पसन सर, तो उन्होंने 12 साल हमको फ्रीशिप दिया, मुझे, मेरे भाई को, 2 जन को फ्रीशिप और 12 साल तक। तो इट वाज अ ग्रेट, आई ऑलवेज एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स दैट स्कूल, बिकॉज वो क्वालिटी एजुकेशन मुझे नहीं मिलता। तो शायद मैं जो भी पोजीशन पे हूँ, क्योंकि मुझे हर जगह जहाँ पर भी मैं जाता हूँ लोग पूछते कि प्रजेश सर तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी कहाँ से आई? तो बोलो फाउंडेशन ही होता है, वो स्कूल ही होता है, कैरेक्टर जो बिल्ड हुआ पूरा वहीं पे होता है। मैं बेसिकली बच्चों को सबको यही कहता हूँ कि स्कूल में इंग्लिश, हिंदी, मराठी पढ़ने के साथ साथ वो जो तुम सुबह 7 बजे उठकर जाते हो, टाइम पे पहुँचते हो, रोज़ का होमवर्क कंप्लीट करते हो, तो रोज़ का होमवर्क कंप्लीट करोगे तो रोज़ का काम रोज़ करने की आदत होगी। तो फिर जब सुबह कहीं पे जॉब पे जाओगे फ्यूचर में, तो वहाँ पर भी तुम्हारे अंदर एक कैरेक्टर रहेगा एंड यू विल बी स्टैंडिंग डिफरेंटली फ्रॉम अदर पीपल। तो ये सब कैरेक्टर बिल्डिंग हमारे स्कूल में हुआ। हम लोग डरते थे भाई होमवर्क नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा करके। सो डिसिप्लिन आया, सिंसियरिटी आई, ऑनेस्टी आई। तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल बैठते तो कैरेक्टर पूरा हमारे अंदर आ गया। और आज कहीं पर भी जाते बोले प्रजेश सर आप ऐसे क्यों हो? मैं बोला यार बचपन से हूँ ऐसा, तो स्कूल से मिलता है। आप लोगों ने ध्यान दिया हमने बात किया कैरेक्टर पे, हमने बात किया डिसिप्लिन पे, मार्क्स पे बात ही नहीं हुई। जब एक इंसान सक्सेसफुल होता है सर, वो मार्क्स के बेसिस पे तो नहीं होता, वो उसके डिसिप्लिन, कैरेक्टर के बेसिस पे होता है। बड़ा ऑब्वियस कितना भी मार्क्स आए, देखो हम ये नहीं कहेंगे कि मार्क्स नहीं लाना चाहिए, क्योंकि एक गोल होता है तो उस गोल को हम पकड़ कर पहुँचते। जैसे कि मैंने भी 10th में 86 लेकर आया, 148 मैथ्स, साइंस वगैरह सब अच्छे मार्क्स लाए, तो एक गोल था। राइट। लेकिन मैं हमेशा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कहता हूँ कि कागज़ के टुकड़े हमारी काबिलियत को दर्शा नहीं सकते। राइट। इसको हम रिज़ल्ट कहते हैं। रिज़ल्ट का मतलब जो नतीजा जो तुमने किया उसका नतीजा हम कहते हैं, तो डिफाइन नहीं कर सकते। कैरेक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं काफ़ी सारे जगह पे ट्रेनिंग प्रोग्राम करियर का लेता हूँ,
तो मैंने अपने गुरु से पूछा कि बच्चों को मैं क्या बताऊँ सर, क्या करियर बेस्ट है। तो उन्होंने कहा ब्रजेश, बच्चों को ना अच्छा इंसान बनने बोलो, वहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। करेक्ट। मतलब तुम अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बनने से ज़्यादा आप अच्छे बनो डॉक्टर, लेकिन अच्छा इंसान, अच्छा डॉक्टर रहना चाहिए। अगर लूट हो गए पेशेंट्स को तो फिर क्या मतलब है? मतलब टेक्निकली आप राइट हो सकते हो अपने कॉन्सेप्ट्स में, बट मॉरली अगर आप राइट नहीं हो तो आपका टेक्निकल कितना भी रहे कुछ मतलब नहीं है आपको। इसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि एक इंसान, हर एक प्रोफेशन हो, स्पेशली टीचर हो या कोई भी प्रोफेशन हो, 2 डेडली चीज़ की ज़रूरत होती है, दैट इज नॉलेज एंड कंपैशन। नॉलेज एंड और नहीं है, एंड कंपैशन। knowledge and compassion. America had the knowledge of making atom bombs, but had no compassion for human being, hence they dropped it at Hiroshima and Nagasaki. Correct. So knowledge without compassion is destruction. Correct. So knowledge होने से नहीं होता, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, तुम डॉक्टर बन गए, तुम इंजीनियर्स बन गए, सब बन गए, नॉलेज तो ले लिया, लेकिन क्या मिसिंग है? कंपैशन, द फीलिंग फॉर अदर्स। तुम टीचर बन गए, डॉक्टरेट, पीएचडी, नाम के आगे पीएचडी होता है, लेकिन कंपैशन नाम की चीज़ है नहीं। करेक्ट। तो फिर मतलब नहीं है। सो नॉलेज विदाउट कंपैशन इज डिस्ट्रक्शन एंड रिवर्स इज ऑल्सो डिस्ट्रक्शन। कंपैशन विदाउट नॉलेज इज ऑल्सो डिस्ट्रक्शन। ओवर इमोशंस। हाँ, फिर सर मेरे को बहुत कुछ करना है लोगों के लिए, नॉलेज कुछ है नहीं, तो वो भी डिस्ट्रक्शन होता है। तो दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन जब होता है तो ही हर करियर और हर प्रोफेशन आगे बढ़ता है। लेकिन ये दोनों भी चीज़ें साथ में हमें कहीं पे सिखाए नहीं जाते। ये डिफ़िकल्ट है। कैसे लगता है ना, स्कूल को लगता है माँ बाप बच्चे को वैल्यूज सिखा रहे, कैरेक्टर बना रहे, माँ बाप को लगता है स्कूल सिखा रहे, और बेचारे कोचिंग क्लास ओनर्स के ऊपर तो मार्क्स लाने का दबाव रहता है, तो बेचारे वो सिलेबस कंप्लीट करने में। मैं कितने क्लास ओनर्स को कहता हूँ टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, टीचर्स को डेवलप करना है। हाँ सर करना है, लेकिन टीचर्स के पास टाइम नहीं है। वो विजिटिंग फैकल्टीज होते, बुरा नहीं मानना, क्योंकि आप खुलकर बात करने की बात कर रहे हैं, हम खुल के ही बात करेंगे। हम जब टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करते कोचिंग क्लास ओनर्स से, तो टीचर्स लोग 3 घंटे के प्रोग्राम का भी पैसा मांगते हैं। तो 3 घंटा हम लोग आ रहे हैं, तो उसका क्या? आप समझे ना? तो मेरे कोचिंग क्लासेस में मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम जब रखता था, मतलब ये पैसे ये आपसे मांगते हैं क्योंकि ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, लेकिन वो सर 3 घंटा पर आवर 500 रुपीज़ 1500 का, फिर मतलब मैं आ रहा हूँ तो 3 घंटा जा रहा है ना सर मेरा। तो कुछ साल, 1 साल पहले हमारा सौभाग्य रहा, डॉक्टर कुमार विश्वास का एक प्रोग्राम को अटेंड किए थे, तो उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात कही थी कि आजकल जो शिक्षक है वेतन लेने वाला हो गया है। तो मैं इसी के ऊपर एक यूट्यूब वीडियो बनाने वाला हूँ, वेतन की वतन। वेतन की वतन। तो वेतन और वतन दोनों तो चीज़ रहनी चाहिए ना। चलो वेतन 100% इम्पोर्टेंट है, इतनी महंगाई वाले शहर में रहेंगे तो गड़बड़ रहेगा, वेतन की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ में वतन भी तो है। नहीं, वो क्या हो गया आजकल ना, वतन की बातें सोशल मीडिया पे बहुत ज़ोरों में होगी, पर एट दी एंड जब प्राइवेट में बात करेंगे तो वेतन ज़रूरी है ना। ये इस तरीके की जो मेंटालिटी हो गई है, कहीं ना कहीं सर ये मेंटालिटी ऐसे तो नहीं आती है कि बचपन में जब बच्चा है, देखिए जब हम स्कूल्स में बच्चों को भेजते उस टाइम पे हम कोई नहीं सोचते कि वो बहुत अच्छा मार्क्स कमाए या बहुत ही बढ़िया स्कॉलर बन के निकले, हम ये सोचते कि वो बेहतर काबिल इंसान बन के निकले। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते जाता है, ये कहीं ना कहीं मार्क्स की जो भूख होती है, इज इट द सेम वे कि जैसे जॉब्स करना चालू होता है तो पैसे और कमाने की भूख होती है? सेम चीज़ मैं हमेशा कई सारे फोरम्स में बात करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे नेगेट भी किया जाता है। वो तो होगा ही सर। पुराने ज़माने में जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब लोग, जहाँ तक मेरा अनुमान है, नेशनल कॉलेज से सीखे। नेशनल कॉलेज लाला लाजपत राय जी ने शुरू किया था। उन्होंने क्यों शुरू किया था? बच्चे आए, पैसा कमाए? नहीं, समाज में परिवर्तन लाने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खुलते थे। कितने सारे आप देखना, जैन समुदाय ने शुरू किया, साउथ इंडियन शेट्टी फैमिली ने, लोग ने बंड्स करके ऐसे बहुत सारे सब शुरू। तभी इंटेंशन ये रहा रहेगा, नहीं हमारे एरिया में, हमारे कम्युनिटी के लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको एजुकेशन मिलना। लेकिन आज जब स्कूल, कॉलेजेस, कुछ भी चीज़ खुलता है, उसकी जो नींव होती है ना, उसका जो फाउंडेशन होता है, जो फर्स्ट पत्थर, वो पैसे के लिए होता है। तो जिस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पैसा दिमाग कर डाला रहेगा, उसमें जो पढ़ने वाले, आने वाले हर लोग, भले वो टीचर हो, भले वो बच्चे हो, उनके शरीर से जो एनर्जी निकलेगी वो फिर वही समाज में निकलेगी। आई कैन एग्जैक्टली कोरिलेट विद दिस। हमारी इंस्टीट्यूशन लास्ट 40 ईयर्स से चल रही है। कई सारे लोग हमें आके बोलते, अरे आप अभी तक स्कूल क्यों नहीं खोले? हम पूछते, नहीं अभी हमारा काम इससे चल रहा है, हम जो पढ़ाना चाह रहे हैं इससे चल रहा है। अरे नहीं, बहुत बढ़िया पैसा है उसमें।
अब ऐसे इंसान को हम क्या समझे? बराबर है। एक मूवी आप देखे रहेंगे सरकार 2 करके, यस, तो मैं थोड़ा फिल्मी हूँ तो थोड़ा मूवीज़ को लेकर आऊँगा। तो उसमें एक स्टेटमेंट है, प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए कि पैसे के लिए प्रोजेक्ट चाहिए। एक प्रोजेक्ट है कि बच्चों के लाइफ को बनाना है, उसके लिए मुझे स्कूल खड़ा करना है, उसके लिए पैसे चाहिए। दूसरा होता है पैसे चाहिए कौन सी प्रोजेक्ट में डालूँ। तो आजकल सब के सब लोग को चाहिए एजुकेशन, वाइट कॉलर, सब ब्लैक मनी वाइट हो जाएगा और घुसे हुए बस बिल्डिंगें, इमारतें अच्छी खड़ी हो जाती, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़बरदस्त, पिक एंड स्पैन, स्पार्टेक्स की लादियाँ से लेके सब ज़बरदस्त। लेकिन सिखाने वाला शिक्षक और जो भी लीडर्स है, अगर उनके अंदर वो कंपैशन नहीं है तो फिर वो बिल्डिंगों से जो पढ़ के जो निकलेंगे वो भी मार्केट में जाके यही पूछेंगे कितना मिल रहा है, व्हाट इज़ द पैकेज। करेक्ट। यही चलता रहेगा। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि द मिस्टेक ऑफ अ लॉयर लाइज इन द लाइज। एक लॉयर झूठ बोलता है ना, उसके झूठ में उसका झूठ छुप जाता है। द मिस्टेक ऑफ अ डॉक्टर गेट्स बरीड इन टू द सॉइल। एक डॉक्टर गलत करता है ना तो उसको दफना देंगे तो उसकी गलती छुप जाएगी। द मिस्टेक ऑफ एन इंजीनियर गेट्स प्लास्टर्ड ऑन टू द वॉल्स। इंजीनियर कुछ गलतियाँ करता है ना तो उसके ऊपर मरम पट्टी करके प्लास्टर लगा के, बट द मिस्टेक ऑफ अ टीचर रिफ्लेक्ट्स इन द नेशन, द सोसाइटी। ये चारों ने गलती किया तो दबा सकते, लेकिन एक टीचर ने अगर गलती किया हमारे समाज में दिखता है वो। ये जो कुछ भी हमारे देश की हालत है वही है ना। करेक्ट। जो भी है, मैं तो कभी कभी एक स्टेप आगे जाके बोलता हूँ कि हर एक, मेरे मेंटर हमेशा कहते थे उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि एक टीचर तकरीबन 30 से 40 साल पढ़ाती है, तो हर साल एक 100 बच्चे उनके अंडर से पढ़ के निकलते हैं। तो समझो 40 साल में 4000 बच्चे पढ़ के निकले। तो इस 40 साल में एक टीचर को एक ही चीज़ सोचना है कि मेरे 4000 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा तैयार करूं जो माँ सरस्वती के चरणों पे भेंट देने के लायक हो। ही और शी वुड बी मैन एंड वुमन ऑफ कैरेक्टर। हर एक टीचर सिर्फ एक ही डिसाइड करने का, मेरे 40 साल के करियर में मेरे सब्जेक्ट के ज़रिए, मेरे प्रेजेंस के ज़रिए वहाँ से एक ऐसा बंदा APJ अब्दुल कलाम हो सकता है, कोई भी हो सकता है, करेक्ट, ऐसा तैयार करूँ ताकि माँ सरस्वती के चरणों में भेंट देने के लायक। राइट। तो ऐसे कितने टीचर्स हैं साहब, लाखों टीचर्स हैं, राइट, ठीक है ना। संसद में 550 ढंग के लोग नहीं है बैठने को। ट्रू। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं ये नहीं बोलता ऑल आर बैड, बट 550 राइट पीपल अगर उधर बैठ जाए तो हमारे देश का उद्धार हो जाए। और तैयार हम नहीं कर रहे ना, क्योंकि जो भी उधर पे बैठा है यहीं से तो निकल कर जा रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस कोचिंग क्लासेस से ही पढ़ के जा रहे हैं ना। तो इसके अंदर वो कैरेक्टर बिल्डिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आज मार्क्स कमा लेते हैं, वो मार्क्स के बेसिस पे प्रोजेक्ट्स उठा देंगे या पैकेजेस बड़ा ले लेंगे, बट एक इंसान में बेसिक ट्रेट जो होती है, इमोशंस, एम्पैथी, नहीं, ये सब नहीं। मिसिंग। हम कितने लोगों को ऐसे देखते हैं कि सामने वाले की बात को समझना नहीं चाहते, लेकिन अपनी बात को रखकर मैंने जो बोल दिया बस वही खत्म। तो हमें लगता है कि इसके एजुकेशन का मतलब क्या था। तो कहते हैं ना कि आई वॉज बॉर्न इंटेलिजेंट बट एजुकेशन स्पॉइल्ड मी। दिस इज अ फैक्ट। और इसके वजह से कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो अभी यंग पेरेंट्स हैं जिनको ये बात थोड़ी समझ में आती है, वो बच्चे को स्कूल भेजने से भी डर रहे हैं। होता है, वो ये सोचते हैं कि हम स्कूल भेजे तो बच्चे का कैरेक्टर बनेगा या जो हम बना सकते हैं वो भी बिगड़ जाए। बना रहे कि बिगाड़ रहे, वो दो क्वेश्चन है। नो डाउट सब लोग कर रहे हैं, एक सिस्टम से जाना चाहिए, बट करेक्शंस की बहुत ज़रूरत है। करेक्शन मेन चीज़, वो जो खड़ा है क्लासरूम में जो टीचर है उसके हाथ में द टॉर्च ऑफ एजुकेशन है, मशाल जो होती है उसके हाथ में। उसने अगर ढंग से सब चीज़ कर लिया तो बहुत बड़ा उद्धार हो जाएगा। तो फिजिक्स टीचर अगर क्लास में पढ़ा रहा है उसको ऐसा पढ़ाना चाहिए कि इस क्लासरूम से एक फिजिसिस्ट निकले। राइट, आप समझे ना। वो उसका काम है कि भाई एम आई गिविंग द बेस्ट सो दैट वन APJ अब्दुल कलाम मूव्स आउट ऑफ दिस। राइट, इकोनॉमिक्स पढ़ाते टाइम ऐसा पढ़ाना चाहिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इस क्लासरूम से निकले। ये तुम्हारा मकसद होना चाहिए। एंड सर ऐसे बहुत सारे टीचर्स है, एग्जिस्ट करते हैं, हमें मिले, मुझे, आपको भी मिले होंगे। मिक्सचर ऑफ टीचर्स है, कुछ है जो बहुत पैशनेट है लेकिन बेचारे ना उस जॉब में टिक नहीं पाते ज़्यादा समय, बाद में कुछ समय बाद वो टीचर निकल गए। क्यों निकले? बस निकल गए। दिस इज अ ग्रेट प्रॉब्लम। यस 100%। ये प्रॉब्लम ऐसा है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है, तो इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ स्कूल या इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द कोचिंग क्लासेस या इंस्टीट्यूशन उस टीचर को खा लेती है। या तो वो टीचर को बाकी लोग जैसे बनना पड़ता है, या तो फिर उसको छोड़कर वो अपना स्ट्रगल पे निकल जाता है। वो कहते हैं ना, अभी कल की पिक्चर भी आई ना, तो कल की में
मतलब कलयुग है ना, ये कली का युग है, इसके लिए कलयुग कहते हैं। तो कलयुग में गलत चीज़ अपनी चरम सीमा पे रहेगी, अच्छाइयों की वैल्यू इतनी सी रहेगी और बुराइयाँ इतनी ज़्यादा रहेगी, दे विल ओवर शैडो दी गुड थिंग्स। बट कहते हैं ना कि वो हमको खड़ा रहना है, राइट, गुड टीचर्स को खड़ा रहना है, और उसी का तो मिशन है आपका और हमारा कि हम समाज में सब करना चाहते लेकिन देखते कि कोई कर नहीं रहा है तो मैं भी क्यों करूं बोलकर हम बैठे रहते हैं। तो वो सबसे बड़ा, मैं हमेशा रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक बहुत ही पावरफुल लाइन से, हु विल टेक अप माई वर्क आस्क्ड द सेटिंग सन, नन हैड द आंसर इन दिस होल साइलेंट वर्ल्ड। सूरज जब डूब रहा था तो सूरज ने पूछा कि मेरे बाद मेरा काम कौन करेगा। सभी पेड़ पशु मनुष्य सूरज के सामने सिर झुकाकर खड़े हुए, सूरज का काम कौन करेगा, रजिस्ट्रॉस का काम कौन करेगा, वाहिद सर का काम कौन करेगा। देन अर्दन लैम्प हम्बली वन फ्रॉम कॉर्नर सेज आई विल माई लॉर्ड एज बेस्ट एज आई कैन। ये छोटा मिट्टी का दिया कहता है कि मैं करूँगा। सूरज भड़क जाता है, बोले तू छोटा मिट्टी का दिया सूरज का काम करेगा। तो मिट्टी का दिया कहते नहीं 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 नहीं, आपको गलत फहमी होगी, पूरी दुनिया को रोशन करने की ताकत मेरे अंदर नहीं है, लेकिन जितनी भी ताकत है इस झोपड़े में अंधेरा होने नहीं दूंगा। तो हम दुनिया को नहीं चेंज कर सकते। मैं जिस क्लासरूम में खड़ा हूँ, मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा हूँ, उस सब्जेक्ट में अंधेरा होने मत दो, लड़ो। करेक्ट। बस हर एक टीचर ने अपने अपने क्लासरूम्स में अपने सब्जेक्ट को सब पकड़ के उधर अंधेरा हो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गुरु? अंधेरे से उजाले की ओर। उसने अपने सब्जेक्ट में बच्चों की लाइफ में अंधेरा होने नहीं दिया, काम हो गया, कोई सूरज की ज़रूरत नहीं है। राइट, ठीक है। जाकिर खान उनका एक बहुत अच्छा लाइन है, ना सूर्य मेरे पास है तो क्या नहीं ये बात है, मैं जुगनों का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। क्या बात, मेरे पास सूर्य नहीं है लेकिन मैं जुगनू हूँ, लेकिन जिधर भी हूँ जिधर भी वहाँ पे चमको, बस वहाँ पे चमको, बस जहाँ रहेंगे वहीं रोशन करेंगे। दिया का कोई मकाम नहीं होता। तो हर एक टीचर ने अपने अपने सब्जेक्ट, उसके लिए कोई प्रिंसिपल ऊपर अच्छा आवे नहीं आवे, दैट डजंट मैटर। अगर आप आपका काम अच्छे से काम अच्छा करेंगे ना तो जाके राखो साइयाँ मार सके ना कोई। राइट, तुम अच्छे इस पे हो तो तुम्हारे साथ कोई रेवे नहीं रेवे, खुदा रहेगा। सही बात है। तो कहते हैं ना, मेरे उम्मीदों से बड़े मेरे हौसले थे, मेरे हौसलों से बड़े मेरे उसूल थे, उसूलों से बड़े मेरे अज़्म थे, डिटर्मिनेशन, और मेरे अज़्म पर मेरे मुर्शीद की निगाहें थी। क्या बात, सदगुरु, ही विल टेक केयर। अपने को डरना नहीं है। टीचर लोग हार जाते हैं, नहीं हारना है, नहीं अच्छे लोग को तो हारना ही नहीं। इसके लिए मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था ना, द वर्ल्ड सफर्स इज नॉट बिकॉज ऑफ द वायलेंस ऑफ बैड पीपल, इट इज द साइलेंस ऑफ गुड पीपल। साइलेंस ऑफ गुड पीपल। बाकी क्या है, टीचर्स आप अकेले नहीं हैं, बस इतना समझ लीजिए, लड़ते रहिए जुगनू जैसे। सर मुझे एक बात बताइए, आप कोचिंग इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 25 ईयर्स से, एज यू मेंशन, एंड महाराष्ट्र क्लास ओनर्स एसोसिएशन, इनके साथ भी आप जुड़े हुए हैं। यस। व्हाई डू वी नीड एन एसोसिएशन फॉर टीचर्स? बेसिकली दिस एसोसिएशन वाज स्टार्टेड लगभग एक 25 साल पहले की बात है, जब एक कोचिंग क्लास इंडस्ट्री के ऊपर इट्स अ मनी मेकिंग बिजनेस करके एक लिटिगेशन आया था, फेयरनेस फॉर फोरम इन एजुकेशन, कौन सी एक संस्था ने ये डाला था। तो उस टाइम के जो एग्जिस्टिंग सीनियर वेटरन्स थे, वलवालकर सर, बम्बानी सर, साइंस परिवार के सुभाष जोशी सर, ऐसे जो भी मेन लीडर्स थे, दे केम टुगेदर एंड दे स्टूड फॉर कोचिंग क्लासेस इंडस्ट्री, बिकॉज ऑफ विच दिस एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड टू सेफगार्ड दी कोचिंग क्लास कम्युनिटी। मतलब मैं हमेशा अपने हर मीटिंग्स में कहता हूँ कि अगर एक सोल्जर खड़ा है बॉर्डर पे और अपनी सुरक्षा का सब देखता है, तो एसोसिएशन कोचिंग क्लास इंडस्ट्री का सोल्जर है जो कोर्ट में खड़ा है 25 ईयर्स से, जो फाइट कर रहा है। मतलब कोचिंग क्लास, अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस नहीं आया हो कि शट डाउन दिस कोचिंग क्लासेस, उसका रीज़न MCO है, जो 25 ईयर से लिटिगेशंस फाइट कर रहे हैं। अभी भी केसेस चलते रहते हैं, हम लोग सुनवाई पे जाते रहते हैं। थिंग्स आर गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स। अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट और कोटा में बहुत सारे बच्चों लोग का आत्महत्या हुआ, कोटा हो रहा है, राजस्थान में कई सालों से हो रहा है। तो इस टाइम नंबर्स बहुत ज़्यादा हो गए, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर कि यार कोचिंग इंडस्ट्री का क्या। तो सुप्रीम कोर्ट गिव दी ऑर्डर कि भाई इनका कुछ करो करके। तो एक कोचिंग क्लास रेगुलेशन बिल जैसा है, एक ड्राफ्ट करके स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला इसके ऊपर एक्शन लो।
अच्छा, तो एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्टेट बिल गवर्नमेंट, ड्राफ्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट का तो पहले से ही ऑर्डर था कि स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप अपने अपने लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा गया था कि आप कोचिंग क्लास रेगुलेशन बिल बनाओ। फ्यू ऑफ द स्टेट्स हैज़ इट, इधर उधर गोवा में है, यूपी में है, बिहार में है, ऐसे कुछ स्टेट्स में है। तो अभी ये कोटा का इंसिडेंट हुआ तो फिर एक और ड्राफ्ट आ गया कि क्विकली मेक द रेगुलेशन बिल करके, जिसके अंदर काफ़ी स्ट्रिंजेंट रूल्स है। अगर कोचिंग क्लास में उसको पता चले और ये अगर ये लागू हो जाता है, सो 1 चाइल्ड रिक्वायर्स 1 स्क्वायर मीटर, यानी कि समझ लो इतना सारा जगह एक बच्चे के लिए। तो यानी कि जो क्लासेस चल रहे हैं 40 बच्चों को एक क्लासरूम में डालते हो, वो 3 क्लासरूम में बढ़ जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ेगा, राइट। एक वो है। और 16 साल के नीचे बच्चों लोगों को कोचिंग की ज़रूरत नहीं है और बंद कराने की सब बातें चल रही है। जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शंस थिंग्स आर सेटल्ड डाउन, बट एनी टाइम वी कैन एक्सपेक्ट, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शंस भी आने वाले कुछ दिनों में। तो इसकी वजह से शायद महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, बट ये स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऑलरेडी बन चुका है। एंड द प्रीवियस एजुकेशन मिनिस्टर वाज धर्मेंद्र प्रधान जी, तो अभी भी वही है। तो वी कैन लिसन वेरी सुन। Things will remain the same almost in this thing. अभी देखो इंडस्ट्री, इसके लिए देखो आप पूछ रहे थे ना कि एसोसिएशन की ज़रूरत क्या है। बार्बर्स का एसोसिएशन है, रिक्शा यूनियन है, टैक्सी यूनियन है, कोचिंग क्लासेस वालों का भी एसोसिएशन है, लेकिन कितने हैं जुड़े हुए नहीं। तो जब हम संगठित नहीं रहेंगे तो हम हमारे कम्युनिटी के लिए नहीं खड़े रहेंगे, तो फिर कहाँ होगा। इधर कोचिंग क्लास इंडस्ट्री को मैं जानता हूँ 20-25 साल से, तो बैनर फाड़ो कंपटीशन चलता है। अच्छा, बैनर फाड़ो कंपटीशन मतलब जैसे कि रात को किसी ने बैनर लगाया तो दूसरा क्लास ओनर अपने TY-BCom के बच्चों को बाइक पे लेके जाके, TY-BCom के थोड़े बड़े होते हैं ना, ऐसे हाइट होते हैं, अच्छा, तो सब बैनर फाड़ते हैं। तो Really? हाँ, ये हकीकत बात है। अच्छा, तो एक दूसरे का मतलब क्लासरूम में वो तो मेरा ही बंदा है जिसने क्लासेस बाजू में चालू किया है, उसके पास क्या जाके मतलब है। तो हम जो है आपस में ही लड़ रहे हैं। वो 25,000 करेगा, हम 20,000 करेंगे। एक एरिया में एक ज़माने में गोरेगांव के MG रोड पे मैं जब कोचिंग क्लासेस चलाता था तो मैं 10वीं के पेरेंट्स से 45,000 फीस लेता था। तो मेरे पास 45,000 फीस आ रहा है, तो पेरेंट बोलता सर आप बहुत महंगे हो। तो फिर बाजू में एक कोचिंग क्लासेस से जो 35 लेता था, उसके बाजू में एक और कोचिंग क्लासेस से जो 25 लेता था। तो व्हाट वाज द लास्ट फीस ऑफ 10th स्टैंडर्ड? 25,000, बिकॉज आई वाज टेकिंग 45, सो द लास्ट फीस वाज 25। मैंने फिर वहाँ से मैं हट गया और मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आ गया। तो किसी ने बोला अभी प्रोफेसर है नहीं तो हट जाते, चलो फीस कम कर देते थे। एक ने 20 किया तो दूसरे ने 18 किया, और आज 2024 में वहाँ पे लास्ट 10th स्टैंडर्ड का फीस 22,000 रुपये भी नहीं है। तो हमने क्या किया, अपने ही इंडस्ट्री को खत्म कर दी। एक कपड़े के मार्केट में भी जब जाते तभी भी सभी लोग वो मार्केट में भी एक सिमिलर अमाउंट एक अमाउंट फिक्स करके चलते हैं, सबको साथ में लेके चलते हैं। मैं आपको एक क्लासिक एग्जाम्पल दूंगा, चेंबूर स्टेशन ईस्ट। वही मैं कह रहा हूँ, तो सरकार को भी समझाना पड़ेगा, शायद समझदार सरकार है। ये इकोसिस्टम है, ये किसी ने ज़बरदस्ती बनाया नहीं है। सप्लीमेंटिंग एंड कॉम्प्लीमेंटिंग है, ये ऐसा बन गया। मतलब स्कूल्स में जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक 30 मिनट के क्लास में 80 बच्चे, 70 बच्चे, 40 बच्चे बैठे हैं। 30 मिनट्स का क्लासरूम होता है। टीचर 7th स्टैंडर्ड का लेक्चर लेके 10th स्टैंडर्ड के क्लास में जब आएगी तो 5 मिनट तो उसको वहाँ से इधर पे आने लगेगा। फिर क्लासरूम में जाएगी, बोर्ड रब करेगी कि प्रीवियस टीचर कुछ तो लिख कर गई थी, तो वो 2 बच्चे बोलते भाई मिटाओ मत रखो क्योंकि मुझे लिखना है। फिर मिटाने के बाद 5-7 मिनट उधर गया, बुक निकाला। अगर वो टीचर चाहेगी कि 40 बच्चों का मैं होमवर्क चेक करूँ, नहीं कर सकती, बराबर। फिर वो टीचर पढ़ाएगी, फिर मैं पूछूंगी डाउट्स क्या है। पूछने जाएंगे तो 5 बच्चे ने भी डाउट पूछा तो 30 मिनट्स का पीरियड गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक प्रैक्टिकल चैलेंज है, बराबर। बच्चा भी बोले मैं पूछूंगा तो टीचर का टाइम निकल जाएगा, कौन पूछेगा। तो बच्चा उधर डाउट नहीं पूछता, कुछ नहीं होता उसका, 30 मिनट्स का पीरियड इतने में ख़त्म होता है। तो एक ऑल्टरनेटिव आया कोचिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे हम आराम से, बच्चा 1.5 घंटे का लेक्चर होता है, 40 बच्चे रहते हैं, टीचर और बोले भाई तू इधर सवाल पूछ, जा ये ले फीस ले, जा सवाल पूछ ले, उधर नहीं समझा ना तो इधर पूछ ले। तो ऐसा करते करते इंडस्ट्री खड़ी हुई। तो इंडस्ट्री कोई गलत ऐसा उद्देश्य नहीं आई थी, सप्लीमेंटिंग एंड कॉम्प्लीमेंटिंग। अभी स्कूल है तो स्टेशनरी दुकान रहती है कि नहीं? स्कूल भी तो खुद स्टेशनरी बेचता है, लेकिन उसके बाद भी पेंसिल, रबर, इरेजर्स तो लगते हैं ना एक्स्ट्रा। तो फिर वो ऐसा स्टेशनरी दुकान है, तो वैसा हमारा कोचिंग इंडस्ट्री, सप्लीमेंटिंग कॉम्प्लीमेंटिंग, कोई अलग कुछ नहीं कर रहा है। तो मैं चेंबूर को एग्जांपल इसके लिए मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे बाहर फेरी वाले मेन रोड पे धंधा लगाते थे। तो फेरी वालों के वजह से
ये जो दुकान वाले हैं उनको ऐसा लगता था कि उनका धंधा जा रहा है, क्योंकि बाहर 100 रुपये में जीन वो सब मिल गया ना, वो सब लहंगे बिंगे सब मिल गए 200 रुपया 200 रुपया, और अंदर 500 रुपये का। तो ये सब दुकान वालों ने संगठित होकर बीएमसी को बोला कि भाई ये फेरी वालों को हटाओ। तो बीएमसी ने फेरी वालों को हटा दिया। अब है क्या, चेंबूर स्टेशन ईस्ट में आप जाके चेक करेंगे ना, तो लोग आते ही नहीं, क्योंकि फेरी वाले नहीं है। तो फेरी वाले नहीं है तो लोग नहीं आते। तो पहले फेरी वाले थे तो लोग आते थे, तो 2 कपड़ा यहाँ से लेते थे और दुकान से कपड़ा लेते थे। तो इनके वजह से उनका धंधा था। तो उन्होंने सोर्स को ही ख़त्म किया। उन्होंने सोर्स को ही ख़त्म किया। अब उनको अभी पता चला कि उनके वजह से इनका धंधा था। बाद में पहले लगता था कि उनके वजह से इनका धंधा जा रहा है करके। तो इट्स एन इकोसिस्टम। तभी क्या किया दुकान वालों ने, अपने ही दुकान के बाहर उनको जगह दे दी। अच्छा। सो माय फ्रेंड, मैं हमेशा यही कहना चाहता हूँ कि किसी को बंद करने से, किसी को निकाल देने से नहीं होता। इट्स एन इकोसिस्टम। तो अगर समझो आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी लानी है, तो क्या पेट्रोल डीजल को उसी दिन बंद कर देते? नहीं ना, धीरे धीरे पेट्रोल का भाव बढ़ाओ, डीजल का भाव बढ़ाओ, तो धीरे धीरे लोग, एवरीथिंग वुड बी, इसको स्मूथ एंड ऑर्गेनिकली ये जाएगा, ये आएगा। तो सर ये जो ड्राफ्ट बिल आपने बताई है, तो इससे एक्चुअल दिक्कत कहाँ पे आएगी? दिक्कत ये आएगी, अगर समझो ये जो का तो इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो 1 स्क्वायर मीटर गया। 1 स्क्वायर मीटर तो पॉसिबल ही नहीं, हमारी पॉपुलेशन जिस तरीके से है। तो और 16 ईयर्स के नीचे अगर बच्चों को नहीं देना है कोचिंग, तो मतलब 11वीं से लेके 10वीं 8वीं 9वीं 7वीं सब इंडस्ट्री बंद। और डेफिनेशन ऑफ कोचिंग क्लासेस क्या है? 50 बच्चे तुम्हारे पास है तो यू आर अ कोचिंग क्लासेस। लेकिन सर अगर 2 मिनट के लिए सोचिए, लागू भी होता है, तो प्रैक्टिकली इसका सक्सेस रेशियो क्या रहेगा? क्योंकि पेरेंट्स को कभी किसी ने ज़बरदस्ती नहीं बोला है कि आप कोचिंग जाओ। किसी ने ये नहीं बोला बंदूक रख के सर पे कि आप अभी कोचिंग के लिए निकलो। वो जब निकलता है, जब उसे लगता है कि मुझे स्कूल से वो नहीं मिल रहा है, वो अटेंशन नहीं मिल रहा है, वो पर्सनलाइज परफॉर्मेंस ट्रैकिंग कोई नहीं कर रहा है। 100%। तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? मतलब ये ड्राफ्ट फिर क्यों ऐसा बनाया गया है? ऐसा होता है ना कि कैसा ना कि वी कैन नॉट से ऑल पॉलिटिशियंस आर बैड, है ना, बहुत सारे अच्छे पॉलिटिशियंस हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसा देखा जा रहा है कि ऑल कोचिंग क्लासेस इज़ बैड। कुछ चंक कोचिंग क्लासेस हो सकते हैं कि जो मनी मेकिंग बिजनेस हो गया, जिसके लिए सिर्फ मनी मनी मनी, टारगेट इतने बच्चे, इतना ये वो सब, नीट JEE पागलपन हो जाता है। करेक्ट। मतलब बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि अगर मैं IIT और JEE नीट नहीं दूंगा तो मेरी ज़िंदगी ही नहीं है। तो फिर वो कुछ लोगों के वजह से सभी लोगों को हम उसको उस नज़रिए से नहीं देख सकते ना, सभी लोगों को नहीं उस नज़रिए से देख सकते। तो ये सरकार को समझ होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आई डोंट नो, मे बी आप लोगों टीचर्स से बात करके राय लेकर ऐसी चीज़ें नहीं की गई है क्या? ये हम ऐसा चाहते हैं कि हमारी बात सुने। और ये जब टीचर्स की बात सुन रहे तो शायद ये स्कूल टीचर्स या वो टीचर्स की सुन रहे जो कोचिंग क्लासेस नहीं चला रहे, या कुछ ना कुछ तो रहेगा कहीं ना कहीं से। तो मुझे नहीं मालूम कौन सही जानकारी, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। मैं कभी ऐसा बोलता हूँ कि दिल्ली के ऑफिस में बैठकर बम्बई की गली में क्या चल रहा है नहीं मालूम पड़ेगा ना, इंटीरियर में कौन कैसा क्लासेस चला रहा है। सो हमारा यही रहता है कि हम हमारी भी बात सुने और एक ऐसे कायदे कानून हम भी चाहते हैं कि हम रेगुलेट हो, ठीक है ना, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को भी वैल्यू मिलेगी, हमको भी कुछ ना कुछ तो मान सम्मान मिलेगा। भाई इट्स एन इंडस्ट्री आएगी ना, कोचिंग क्लास अभी सिर्फ बोलने के लिए इंडस्ट्री है, बट एक्चुअल नहीं है। इंडस्ट्री तब डिफाइन होती है जब वो रेगुलेट होती है। लेकिन रेगुलेशंस ऐसे आएंगे जो हमको वाइप आउट कर देगी। ऐसा तो वाइप आउट होना मुश्किल है, लेकिन वाइप आउट कर देगी। अगर स्ट्रिंजेंट रूल्स होते हैं तो स्ट्रिंजेंट रूल से वाइप आउट होती नहीं है, बोलते ना रेड टेपिज्म होता है। तो आप जो बोल रहे सर, उससे मुझे महसूस ये हो रहा है कि वही कोचिंग क्लासेस एग्जिस्ट करेगी जो काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कॉस्ट हो। लेकिन देख एंड ऑफ द डे उसको भी एक क्लासरूम में 1 स्क्वायर फीट पे एक बच्चे को बिठाना है, राइट। तो उसका 3 क्लासरूम बढ़ेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ेगा, सब चीज़ बढ़ेगा। तो एंड ऑफ द डे में वापस से ये चैलेंज पेरेंट और बच्चे भी आएगा, वो तो अपने जेब से डालने वाला है नहीं, राइट। सो अगर हमको पेरेंट्स और बच्चों लोग के बारे में सोचना है तो कहीं ना कहीं ये कर्टेल करना पड़ेगा, सोच समझ कर करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, रूल तो आ जाते हैं स्ट्रिंजेंट, फिर उसके बाद आता है रेड टेपिज्म, क्योंकि मैक्सिमम क्लासेस के पास तो प्रीमाइसेस नहीं रहेगा, फिर भी लोग चलाते रहेंगे, फिर वही अंडर द टेबल सब चलता रहेगा। भाई नहीं है ना तेरे पास, चलो देते रहो। तो ये सबसे बड़ा
चैलेंज हो जाता है। मैक्सिमम स्कूल्स गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से चलते हैं क्या स्लम एरियाज़ में? नहीं चलते। फिर अभी चला रहे हैं तो फिर जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो। आपसे बात करके मुझे महसूस हो रही है कि एक्चुअली ऐसे बिल से हम ब्रिज नहीं करेंगे, हम और बड़ा गैप पैदा क्रिएट कर देंगे, गैप क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि उस कोचिंग क्लासेस ऑब्वियसली अपनी फीस बढ़ा देगी, क्योंकि उससे कम स्टूडेंट में ज़्यादा पैसे कमाने होंगे ताकि उसके ऑपरेशंस चले सब। वही बच्चा पे कर पाएगा जो फाइनेंशियली स्टेबल होगा। 100%। तो एट दी एंड मरेगा कौन? गरीब का बच्चा। अभी मैंने एक बार गलती से, मेरा मालवनी में कोचिंग क्लासेस चलता था, तो एक दिन मैंने 2 दिन छुट्टी दिया, जिसमें कोई नेशनल हॉलीडे नहीं था, लेकिन मैंने छुट्टी दिया था बच्चों को घर पे पढ़ने के लिए। तो मंडे को, सैटरडे संडे छुट्टी दिया था, तो मंडे को सामने एक समोसा वाला है, वो भाग कर आया मेरे पास, बोलते सर आइंदा छुट्टी दो तो मुझे बताया करो। मैं बोला क्यों सर? 2 से समोसे मेरे वेस्ट गए कल, आपने क्लासेस बंद कर दिया। तो एक कोचिंग क्लासेस इंडस्ट्री चलती है, ऐसे कितने सप्लीमेंट उसके जो है जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आप चेक कर लीजिए। करेक्ट। तो अगर एक कोचिंग क्लासेस इंडस्ट्री अगर 60-80% वाइप आउट हो जाती है स्ट्रिंजेंट रूल से, मुझे तो असल का 30 से 40 लाख एम्प्लॉयमेंट महाराष्ट्र का डायरेक्ट इंडा, 25 वेंडर से, एक AC है, ब्लैक बोर्ड वाला है या साइन बोर्ड वाला है, कितने स्टेशनरीज, नोटबुक्स, बैग्स, कितनी सारी चीज़ें हैं। एक कोचिंग क्लास ओनर को 25 वेंडर्स लगते हैं, 20-25 वेंडर्स लगते हैं जो उसको हर चीज़ प्रोवाइड करता है, AC से लेके AC रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, कंप्यूटर क्लासेस है ना, कितने सारे तो टी वेंडिंग वाले मशीन्स लगे हुए। आप सोचो कितने सारे क्लास ओनर्स को चाय पिलाना पड़ता अपने पेरेंट्स को, तो बार से बना से टी वेंडिंग मशीन्स डाल के रखे हुए हैं। आप सोचेंगे नहीं इतनी सारी इंडस्ट्री को कितना इफेक्ट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सोच समझकर स्ट्रिंजेंट रूल्स आएंगे, लेकिन सोच समझकर लाइए कि भी इंडस्ट्री टिकी रहे, और सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, और धीरे धीरे अगर समझो स्कूल्स एंड कॉलेजेस का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, तो इसमें से बहुत सारे लोग उधर पे अडॉप्ट हो जाएंगे ना, चले जाएंगे उधर पे। बहुत सारे स्कूल्स में, जैसे कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, और मेरे जो भी लोग पढ़ते थे, तो वहाँ पे देखा जाता था कि वो कोचिंग क्लास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा सिखा रहे, अच्छी शिक्षा मिल रही है। कुछ जा रहे, मैं नहीं कहूँगा कुछ नहीं जा रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ होली एंजल स्कूल्स विल नॉट गो टू कोचिंग क्लासेस। हो जाता है स्कूल की पढ़ाई से, काफ़ी सारे टीचर्स अच्छे हैं, पढ़ाते अच्छे हैं, तो बच्चे तो अगर स्कूल कॉलेजेस ने अच्छा पढ़ाना स्टार्ट किया तो हम लोग नेचुरली ये इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। राइट। आपको ऐसा बंदूक लगा के बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इकोसिस्टम मैनेज कर लेगा अपने आप को। अगर तुमने ऐसा सडन करके कुछ लेकर आया तो टोटली। और स्कूल और कॉलेजेस एक झटके में थोड़ी ना ठीक हो सकेंगे, क्योंकि वहाँ के टीचर्स को ट्रेनिंग देना बेहद ज़रूरी है। वो हर जगह, वो स्कूल हो, यहाँ पर हो। अभी क्या हो गया, सिलेबस और एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है, बच्चे का चैलेंज है, उसके ऊपर कुछ काम नहीं होता। करेक्ट। स्कूल चालू होता है, कोचिंग क्लासेस चालू होता है। देखो दोनों इंडस्ट्री कैसी होगी, स्कूल चालू हुआ, कोचिंग क्लासेस चालू, इधर सिलेबस चालू हुआ, इधर पे सिलेबस चालू है ना, सेम चीज़ इधर भी पढ़ा रहे। पढ़ाते पढ़ाते इधर अगर समझो अगस्त में फर्स्ट यूनिट टेस्ट आया, तो इधर पे 15 जुलाई को फर्स्ट यूनिट टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो और फिर बाद में ये बच्चा इधर पे भी लिखेगा और उसको भी इधर कुछ नहीं मार्क आता है, फिर उधर पे भी लिखता है, कुछ भी मार्क नहीं आता। मैं तो मस्ती मजाक में बोलता हूँ कि सुबह स्कूल में जाता है, फेल होता है, फिर कोचिंग क्लासेस में आता है, फिर फेल होता है, फिर उसके बाद क्या नीचे पाताल में जाएगा, वो जाएगा किधर? राइट। स्कूल से कोचिंग, कोचिंग से नीचे इधर। एंड ऊपर से कोचिंग क्लासेस में भी अगर आप देखें तो एक क्लास में अगर 100 बच्चे बैठे हैं तो उसमें से टॉप परफॉर्मर्स आपको 10 मिलेंगे, 8 मिलेंगे, चलिए समझ लीजिए 50 भी मिले, बाकी के 50 जो होते वो कोचिंग क्लासेस में जाकर भी परफॉर्म नहीं करते, लेकिन जो 50 परफॉर्मर्स थे उनको ही बैनर्स पे दिखाया जाता है एंड उसी से नेक्स्ट ईयर के एडमिशंस को अट्रैक्ट किया जाता है। ये करेक्ट। ये तो चलो एडवर्टाइजमेंट है और सब जगह होता ही है। मैं जब कोचिंग क्लासेस चलाया करता था, ये मेरा मतलब इंडस्ट्री के खिलाफ बात कर रहा हूँ कि मैं हमेशा सिद्धांत पे काम करता था, तो मैंने कभी मेरे टॉपर्स लोग का बैनर पे फोटो नहीं डाला। मैं क्लासरूम में डालता था ये, और जिस दिन 10वीं का रिजल्ट आता था तो मेरे जो एग्जिस्टिंग बच्चे जो अभी 10वीं देने वाले हैं उस साल में, और जिनका रिजल्ट आ गया, तो जो भी दे रहे हैं उनके सामने मैं बोर्ड पे लिखता था 150 स्टूडेंट्स वर इन 10th स्टैंडर्ड, 100 वर रेगुलर, 50 वर प्राइवेट स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे पास प्राइवेट बच्चे ज़्यादा आते थे। ये 50 में से 45 पास हुए, 5 फेल हुए।
टॉपर है 148 आउट ऑफ 150 इन मैथ्स एंड लॉ, है ना, सबसे कम मार्क्स 14 मार्क्स आए, ऐसा करके मैं लिख के दिखाता। तो अरे बच्चे फेल हो गए, तो मेरा स्टाफ मुझे बोलता था सर फेल हो गए उनके बारे में क्यों बता रहे हो? बोला देखो जो अच्छा मार्क लाया उनको भी मैंने पढ़ाया, जो फेल हुआ उनको मैंने पढ़ाया, तो दोनों की जिम्मेदारी या फिर मेरी या फिर दोनों की जिम्मेदारी मेरी। अगर सक्सेस की जिम्मेदारी ले रहे तो फेलियर की भी ले लो। जिम्मेदारी ले। तो मेरे क्लास में टॉपर्स आते थे, सब पेड़ी के डब्बे सब होते थे ऐसे, तो मैं ऐसा बैठा रहता था ऐसा उदास। तो मेरा स्टाफ सर विवेक का टॉपर अपने पास है, उसका टॉपर अपने पास है। मैं बोला 4 बच्चे कैसे फेल हो गए, मेरे को वहाँ देखना है। मैं अपने आप को गुरु मानता हूँ, मेरे होते हुए बच्चा 9वीं और 10वीं में इधर था, तो इस साल 2 साल मेरे पास था, तो मेरी कहाँ नज़र चूक गई कि जिसकी वजह से ये फेल हुआ। करेक्ट, अब समझे नहीं ये फेल क्यों हुआ, करेक्ट, मेरे पास क्यों भेजा गया था, करेक्ट, ताकि परफॉर्म करे ना। मैंने दिवाली ज़्यादा देखी कि उन्होंने देखी, मैंने देखी है, तो मेरे पास तजुर्बा ज़्यादा है, मेरे पास हर बच्चे को ठीक करने का एक रहना चाहिए ना कुछ। तो फिर मैं बैठ कर अरे यार ये बच्चे क्यों फेल हो गए, कहाँ, फिर उसको रिसर्च करो, फिर अगले साल और कुछ करो। ऐसा करते करते हम ऐसे बच्चों को ठीक कर पाते हैं। नो डाउट ये बच्चे लोग हैं, आप मार्केटिंग कीजिए, लाइए, बट मैं हमेशा कहता हूँ एवरी चाइल्ड मैटर्स। हमारे पास आया हुआ हर बच्चा एक उम्मीद से, माँ बाप एक उम्मीद से लेकर आता। मैं अपने इंक्वायरी फॉर्म में लिखता हूँ कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी आफ्टर ज्वाइनिंग दिस इंस्टीट्यूट। बच्चे से पूछता हूँ, फिर माँ से पूछता हूँ, माँ बेसिकली माँ ही आती है, पिताजी का तो टाइम ही नहीं है। तो माँ से पूछता हूँ कि आप अब बच्चे को इधर डाल रहे हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो? तो माँ क्या बोल, पास भी हो गए ना सर, बहुत बड़ी बात है। ऐसा मतलब ये 2, मैं सभी क्लास ओनर्स को यही कहता हूँ, ये 2 लाइन है ना, इसके ऊपर तुमको तुम्हारा पूरा क्लासेस चलाना चाहिए। बच्चे ने क्या बोला, सर मैं 60 लाता हूँ, सर मेरा एक सपना है मैं 80 जाऊँ, सर मेरा एक सपना है डॉक्टर बनूँ। तो वो लाइन पे काम करो, वो बना नहीं बना दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वो उसका ज़िंदगी का किस्मत है। लेकिन क्या वो 300 दिन मेरे पास था ना, 200-300 दिन मेरे पास था, तो क्या मैंने वो 300 दिन हर वो चीज़ कोशिश की जिसकी वजह से उसको डॉक्टर बनने की मैं लायक बना सकूँ? बस इतना ही सोचना है, उसके बाद नहीं बना तो उसका नसीब। करेक्ट। तो राइटली सेड सर। और जैसे आपने कहा कि स्कूल अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पाई या स्कूल के टीचर्स परफॉर्म नहीं कर पाते, इसीलिए कोचिंग क्लासेस में भेजा जाता है। एक क्वेश्चन है मेरा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे स्कूल के टीचर जो स्कूल में पढ़ाते हैं वही स्कूल के टीचर्स कोचिंग क्लासेस खोल रहे हैं और वही शाम में जाकर उन्हीं बच्चों को, स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मेरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर वो टीचर उतना काबिल है तो वो स्कूल में ही क्यों नहीं पढ़ाता? वो कोचिंग क्लासेस में अलग से बच्चे को पढ़ाने का क्या मकसद है? इसके पीछे तो एक ही चीज़ दिखाई देती है, वो है पैसा कमाना, वो बच्चे और वो पेरेंट्स को भ्रमित करना। क्या ये सही है? देखो कुछ डेडिकेटेड टीचर्स, जैसे आपने पहले भी मुझे कहा, वो पढ़ाना चाहते अच्छा करना चाहते, लेकिन शायद उनको फ्रीडम नहीं मिलता हो। एक होता ना कि मैं भी जब पढ़ाता था, 1-2 स्कूल्स में जब मैं पढ़ाता था, तो मैं कुछ नया करने को देखता था, वो फ्रीडम मुझे नहीं मिलता था। तो फिर मैंने कोचिंग क्लासेस चालू किया, बोले अपना ही रिसर्च सेंटर चालू करेंगे, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाता था लेकिन मेरे को फ्रीडम नहीं मिला। तो फिर वो ऐसा हो गया। फिर कुछ लोग ऐसे होते कि भाई पैरेलल इनकम, साइड बाय साइड, उधर कम पढ़ाएंगे तो इधर तो ज़्यादा ही मिलेगा ना। इधर ये मॉडली इनकरेक्ट हुआ ना, ये बहुत गलत चीज़ है। ये कैसा ना, सिर्फ एजुकेशन इंडस्ट्री नहीं है, सभी इंडस्ट्री मॉरली इनकरेक्ट चल रही है। मतलब ऐसा ना कि वो, हम परसों में किसी के साथ बात कर रहा था कि एक टी शर्ट पहनता था मैं तंत्रा का एक ज़माने में, तो उस पर एक लाइन था, दे डोंट मेक देम लाइक हिम एनी मोर। अच्छा। आजकल मोरालिटी, वो जो ना वैल्यू, कैरेक्टर वाले लोग जन्म नहीं लेते, बन नहीं रहे, कोई बना नहीं रहा है। तो कैरेक्टर बिल्डिंग ही नहीं चलो, क्योंकि जो कैरेक्टर बिल्ड करने वाले उसका खुद के कैरेक्टर्स में गड़बड़ है। मैं हमेशा ना, एक बच्चा आके पूछता है, टीचर व्हाट इज योर फ्यूचर? तो टीचर बोलती है आई डोंट नो वेदर आई एम देयर इन सेंट थॉमस और नॉट, मतलब नेक्स्ट ईयर। तो बच्चा बोलता है इफ यू डोंट नो योर फ्यूचर व्हाट यू विल मेक माय फ्यूचर। तो कोई बच्चा मेरे पास भाग कर आता, बोलता प्रेज सर व्हाट इज योर फ्यूचर, मतलब स्काई इज द लिमिट, मैं तेरे को लेके चलता हूँ। तो बच्चा देखता बाप रे दम है यार इस आदमी में। तो बच्चा ऐसा देखता है भाई, तो वो तुमको देख रहा है ना, तो वो देख रहा है तो कैरेक्टर भी देखता है, तुम कैसे हो, क्या हो, तो तुम्हारा ऑरा
सब चीज़ मैटर करता है। तो ये सब चल रहा है। देखो कुछ लोग ईमानदारी से कर रहे हैं, नहीं करने मिलता तो अलग से कोचिंग क्लासेस चालू करते हैं। बहुत सारे टीचर्स है कोचिंग क्लासेस में पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, उधर 10-12 हज़ार सैलरी होती है तो पैरेलल इनकम थोड़ा हो जाए, अच्छी तरह से क्लासेस में पढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर्स है कि भाई मेरे इधर आएगा तो ही तेरे को मैं मार्क्स दूंगा। ये सबसे ज़्यादा गलत है। हाँ, ये बहुत चल रहा है और एसोसिएशन इसके ऊपर काफ़ी काम करता है। स्कूल के बाजू में कोचिंग क्लासेस चालू कर देना और बच्चों को ज़बरदस्ती उधर लेकर आना। तो हम लोग अगर कोई भी ऐसा कोचिंग क्लासेस है, ऐसा चल रहा है जो ऐसे ज़बरदस्ती है, तो हमारा एसोसिएशन इनके ऊपर एक्शन लेता है, ट्रस्टीज के साथ मिलता है, बात करता है। ऐसे बहुत सारे क्लासेस हम लोग ने बंद भी करवाया है कि मोरालिटी, बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड, यू कैन नॉट फोर्स द चाइल्ड। राइट, देखो फेयर कंपटीशन होना चाहिए। राइट, तुम जोर जबरदस्ती करोगे, डेमोक्रेटिक कंट्री है ये। डेमोक्रेसी में वो बच्चे लोग बताते हैं कि हमको ज़बरदस्ती बोला मार्क्स नहीं मिलेगा तो उधर पे जाना है। तो ऐसे कम से कम 8-10 इंस्टीट्यूट्स को हमने बंद करवाए हैं। वाह, हाँ, ये आप पूछ रहे थे ना कि एसोसिएशन का क्या फ़ायदा है। अकेले से तुम जाओ लड़ने के लिए, कोचिंग क्लास ओनर प्रिंसिपल से बात करेगा, नहीं बात कर पाएगा। संगठन जाएगा तो बात करेंगे। एंड किसी को अगर कंप्लेन करना है संगठन को तो क्या प्रोसेस है इस चीज़ का? तो पहले तो आप मेंबर बनिए एसोसिएशन के अंदर आकर। ओके। एक मेंबरशिप फीस होती है हमारी 2000 रुपये की साल भर की, जिसमें ये सब चीज़ें हम साल भर का ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करते हैं। अभी पिछले महीने हम लोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसा टीचर्स लोग को काम आएगा, उसके ऊपर एक 3 से 4 घंटे का सेशन लिया। ऐसे बहुत सारे सेशंस। और फिर संगठन का मेंबर है तो फिर वो आप एक मेल या लेटर ड्राफ्ट कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे स्कूल से ऐसे ऐसे बच्चे हैं ना, टीचर्स हैं जो ऐसा ऐसा कर रहे हैं। फिर हम लोग जाके संगठन की तरफ से लेटर दिया जाता है, ट्रस्टीज़ को देते हैं, वहाँ के एजुकेशन इंस्पेक्टर को देते हैं, और फिर डेप्यूटी डायरेक्टर जो भी उस एरिया का रहता है उन तक पहुँचते। बाय द टाइम 80% 90% सक्सेस रेशियो है इसके अंदर। दिस इज द सपोर्ट व्हाट द एसोसिएशन इज गिविंग टू द एंटायर इंडस्ट्री। सो कमिंग बैक टू द बिल सर, अगर ये बिल लागू नहीं करना है तो क्या आपकी बातें सुनी जा रही है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? आप लोग कोशिश कैसा था कि जब ये आया था तो उस टाइम इलेक्शन का दौर था, स्टेट सेंट्रल मतलब MP इलेक्शंस चल रहे थे ना, तो सभी पदाधिकारी इलेक्शंस के इसमें थे। तो हम लोग ने बहुत कोशिश की, काफ़ी सारे MLAs MPs तक पूछने की कोशिश की गई। हमको बहुत सारे जगह पे ये भी बोला गया था कि तुम्हाला तर बंदच करून टाकायचं है। 2-3 प्लेसेस लिटरली हमको मुंह पे बोला गया था कि 2 साल के अंदर हम आपको बंद करा देंगे। ठीक है। ये भी बोला गया था। तो अभी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म हो चुका है, अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो हो गया है, अभी स्टेट गवर्नमेंट जब भी फॉर्म होगा तो आई फील कि 6 मंथ्स के बाद, बोलते ना कि हम हमेशा कहते हैं कि ये तो शुरुआत की तकलीफ़ें हैं। मैं बोलता हूँ कि नहीं, ये तकलीफ़ों की शुरुआत है। अगर हम एकत्रित नहीं हुए, एक साथ नहीं आए, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे आने वाले समय में। क्या NEP भी अफेक्ट करेगा? यस, 100%। देखो NEP की मुझे मालूम नहीं कौन सी आर्टिकल है, बट उसके अंदर पॉइंट है कि कोचिंग इंडस्ट्री को कैसा वाइप आउट कर सके। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये वर्णन है कि भाई इस इंडस्ट्री को कैसा, इसके लिए बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस रेमेडियल क्लासेस चालू ना कर दे, और रेमेडियल क्लासेस के नाम पे फीस भी ले लेंगे फ्यूचर में। बोले NEP बोल रहा है, NEP में अलाउड है वीक स्टूडेंट्स के ऊपर आप काम करो करके, तो 4 पैसे ज़्यादा ले लो। तो स्कूल के प्रीमाइसेस तो वैसे भी शाम को 5 बजे के तक खाली रहते हैं। 12 क्लासरूम्स अगर खाली है तो कितने सारे स्टूडेंट्स के ऊपर लोग काम कर सकते हैं एक्स्ट्रा फीस लेकर। ठीक है। सो एनीथिंग कैन हैपन, वी डोंट नो व्हाट इज केप्ट फॉर अस ना। तो अगर ये चीज़ होती भी है, अगर उस एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखें, तो क्या ये सोसाइटी के लिए बेनिफिट होगी? अगर होती है तो फिर उसमें कुछ गलत नहीं होगा? देखो वही मैं कह रहा हूँ, ऑर्गेनिकली होगा तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। क्योंकि हम आए बिकॉज टेक्निकली प्रैक्टिकली स्कूल्स एंड कॉलेजेस में नहीं हो पाता। आई डोंट ब्लेम स्कूल टीचर्स। मैंने पहले ही कहा ना कि आधा घंटे के पीरियड में नहीं कर पाए, नहीं कर पा रहे, सच में नहीं कर पा रहा। आप कितना तक पहुँचोगे वो बच्चे तक? राइट। तो वो बुरे नहीं है, बहुत अच्छे। जब भी मेरे पास, मैं क्लास ओनर्स को हमेशा समझाता हूँ कि मेरे पास बच्चा जब 9th स्टैंडर्ड में ना, फर्स्ट यूनिट टेस्ट के पहले 9th स्टैंडर्ड मतलब अलजेब्रा ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन होता है, बराबर है। तो हम तो अच्छा पढ़ाते हैं, तो बच्चा भाग कर आएगा, तो स्कूल में एक टीचर आई, उसको कुछ नहीं आता, सर आप तो बहुत अच्छे हो, ऐसा मेरे को बोलते हैं। बोला ठहरो, टीचर का इंसल्ट मैं नहीं सुन सकता। गुड। जिसके भी बारे में आप बोल रहे हो वो भी एक टीचर है, वो क्यों नहीं पढ़ा पा रहा है? क्योंकि वो 30 मिनट्स के पीरियड में, इधर अपन 1.5 घंटा में पढ़ाता हूँ। राइट। तो डोंट ब्लेम। अगर मैं टीचर को ब्लेम कर रहा हूँ तो मैं मेरी ही कम्युनिटी पे कीचड़ उड़ जा रहा हूँ, वो कीचड़ मेरे पे उड़ रहा है ना। राइट। तो बच्चा बोलता नहीं यार, इज़ ए वेरी गुड टीचर, अरे विद मी। तो
वो उसकी गलती नहीं है, बराबर। वो सिस्टम प्रोसेस वैसा बन गया है स्कूल का, तो उसको सपोर्ट करने के लिए इकोसिस्टम आया है इधर पे कोचिंग इंडस्ट्री का। और अभी दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, दोनों पेरेंट्स वर्किंग है। 1 BHK फ्लैट, 3 BHK फ्लैट सबने ले लिया। अभी 3 BHK फ्लैट रहेगा तो भी वैगन आर लेके जाएगा, अर्टिगा ही चाहिए तुमको तो अर्टिगा का EMI, 3 BHK फ्लैट का EMI, दोनों वर्किंग पेरेंट है। तो पेरेंट को मैं तो मस्ती मजाक में बोलता हूँ कोचिंग इंडस्ट्री में कि आप लोग टेंशन मत लो, पेरेंट्स को बच्चे घर पे नहीं चाहिए, डॉर्मेट्री चालू कर देने और बोलने का डे केयर सेंटर है, उसमें हम लोग पढ़ाते हैं। बच्चा सुबह आएगा, शाम को जाएगा, 3 टाइम का खाना, सब चीज़, उसके बीच में 3 घंटा हम लोग पढ़ाते हैं। घर पे वैसे बैठे रहते हम लोग पढ़ा। तो कोचिंग इंडस्ट्री का नाम ही चेंज करना है, डॉर्मेट्री सेंटर चालू करना, उसी के अंदर एजुकेशन दे देने। ऐसे वे आउट्स बहुत निकलेंगे। कोचिंग इंडस्ट्री को सर्वाइव करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली है जिसके वजह से कोचिंग इंडस्ट्री को ये सब फेस करना पड़ रहा है। और क्या वो कोचिंग इंडस्ट्री उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहती है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आप सिखाते हो, आप समझो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए तैयार कर रहे हो, आप बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए तैयार कर रहे हो। कुछ बच्चे अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते। कुछ बच्चे एडमिशन लेने के बावजूद भी उनका करियर बनता है या नहीं बनता है, वो कोचिंग इंडस्ट्री को उससे कोई संबंध नहीं है। तो ये एक मैन्युफैक्चर, जैसे कि एक फैक्ट्री टाइप चीज़ें चल रही है। कोटा फैक्ट्री, हाँ, बहुत अच्छी सीरीज़ है। तो ये जो फैक्ट्री टाइप चल रही है चीज़ें, ये कहीं ना कहीं बंद होनी चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से कोशिश की जा रही है वो शायद थोड़ा स्ट्रिंजेंट है, उसके ऊपर थोड़े रेगुलेशंस ज़रूर चेंजेस होने की ज़रूरत है। लेकिन माय क्वेश्चन इज सर, अगर स्कूल्स एंड कोचिंग क्लासेस दोनों भी कॉमनली बचपन से बच्चे को स्किल्स डेवलप करना सिखाए, वो स्किल्स जिससे उसे जॉब मिले। सवाल ही आज बच्चा हिस्ट्री पढ़ता है, ज्योग्राफी पढ़ता है, पर उसे पता नहीं मैं उसे यूज़ कहाँ पे करूँ। कंप्यूटर्स पढ़ रहा है लेकिन वो उतना नहीं पढ़ रहा है जिसकी उसको ज़रूरत है, जितनी ज़्यादा ज़रूरत है, जो कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है वो अपडेटेड नहीं है। तो वही चीज़ें कोचिंग इंडस्ट्री और स्कूल्स अगर करे तो क्यों नहीं हमारे समाज के लिए बहुत बेहतर, हमारे नेशन के लिए बेहतर होगा। देखो ये हमारे टाइम पे कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे क्या? नहीं थे, क्योंकि वो इंटरनली स्कूल में ही डेवलप हो जाते थे। राइट, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं हमेशा बच्चों को भी पूछता हूँ, पेरेंट टीचर्स को भी पूछता हूँ, तुम इन लोग बच्चों को पूछता हो तुम इंग्लिश हिंदी मराठी क्यों पढ़ रहे हो? सर एग्जाम में है। मैथ्स एंड साइंस क्यों पढ़ रहे हो? लोग पढ़ा रहे इसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ। कहने का मतलब, अभी देखो मेरे पास एक व्हाट्सएप में एक मैसेज आया, सर मुझे ना एक स्किल्ड सेल्स पर्सन चाहिए, शी शुड बी गुड इन इंग्लिश मराठी एंड हिंदी। अब भी आया मेरे पास, ठीक है। अब ये इंग्लिश हिंदी मराठी कहाँ पढ़ा रहेगा स्कूल में? तो मैं टीचर्स को बोलता हूँ, बच्चों को भी यही बोलता हूँ कि तू इंग्लिश हिंदी मराठी इसके लिए मत पढ़ क्योंकि तेरे को एग्जाम में, इसके लिए पढ़ कि फ्यूचर में ये तेरा स्किल जो है पब्लिक है ना, ये लोगों के बीच में बात करने का, तेरा फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश हिंदी एंड मराठी विल हेल्प यू टू गेट वंडरफुल जॉब्स इन सेल्स, ठीक है ना। तो और टीचर भी इसके लिए पढ़ाती है। भाई बोला है स्कूल ने 12 चैप्टर पढ़ाना है, उसमें से 6 चैप्टर फर्स्ट टर्म में ख़त्म होना चाहिए, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 2 चैप्टर होना चाहिए। चैप्टर हो जाता है, एग्जाम कंडक्ट होता है, रिजल्ट है, बच्चे को मराठी आता है क्या? अरे विथ मी, तो ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले होता था, अभी क्या हो रहा है, स्कूल कोचिंग क्लासेस, अभी स्किल सेंटर अलग से। तो स्किल्स की ज़रूरत है, वो कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी NEP के अंदर शायद 8 या 9 स्टैंडर्ड से ही स्किल कोर्सेज बच्चों को करना रहेगा। डेटा एनालिसिस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, डिज़ाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको साथ साथ में सीखना है। स्कूल के पास रहेगा नहीं रहेगा नहीं मालूम, कोचिंग क्लासेस कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एक बच्चा म्यूज़िक वाला स्किल सीखना चाहता है तो कोई AI सीखना चाहता है, तो एक बच्चों को नहीं करता। तो वही संगठित रहेंगे तो एक नोडल सेंटर बनेगा। ऐसे बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ हम टाइप करके हम इनिशिएटिव लेकर इन बच्चों का स्किल्स भी साथ साथ में डेवलप कर सकते हैं। लेकिन बच्चे के पास उतना टाइम है कैसा? नहीं है, वही है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए कहा ना कि अलग से करने से अच्छा अगर अंदर ही हो जाए सब चीज़। तो ये बिल जब फ्रेम करते टाइम पे यही चीज़ को गवर्नमेंट ने ध्यान रखते हुए अपने सिलेबस को क्यों नहीं वो चेंज करके और बेहतर करने की कोशिश कर? देखो अभी मैं वही कह रहा हूँ कि अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो सिस्टम प्रोसेस में अगर तुमने लेकर आया, अभी कॉलेज में से ही पढ़ाने में से कुछ उधर ही कोई लेक्चर स्किल का रहे या टीचर ही इस तरीके से सिखाए कि उसका स्किल डेवलप हो जाए, राइट, तो वर्क इज़ डन। अलग से मुझे क्यों सिखाने की ज़रूरत पड़ रही है ना? अलग से कंप्यूटर क्लासेस जा रहा है, स्कूल में फिर किस चीज़ का फीस लेते हैं? कंप्यूटर्स का। तो अलग अलग मतलब बर्डन है बच्चों के ऊपर, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब स्कूल भी पढ़ो, कोचिंग क्लासेस भी जाओ
और अब स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में भी जाओगे। 11th के बच्चों को आप HTML सिखाते हो, आप बेसिक कोडिंग सिखाते हो, लेकिन वो बच्चे जो टीचर्स सिखा रहे हैं ना, उनको ही वो चीज़ें बेसिकली नहीं आ रहे। ये बच्चों का प्रॉब्लम है, ये बच्चों ने फेस किया है और ये बच्चे हमारे साथ शेयर भी करते हैं। कई सारे IT इंस्टीट्यूट्स, मतलब जो IT के ग्रेजुएशन कोर्सेज दे रहे हैं, उनके टीचर्स भी उतने, मैं कहूँगा कि टैलेंटेड है, अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन वो काबिल नहीं कि वो बच्चों को वो चीज़ें सिखा पा रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी प्रॉब्लम है, रैदर देन पूरी इंडस्ट्री को ख़त्म करना। इनफैक्ट कहीं ऐसा होना चाहिए कि पूरे इंडस्ट्री को एक साथ लेकर एट दी एंड वो स्टूडेंट की ज़िंदगी बनेगी। एंड ऑफ द डे, मैं अभी समझो अगर हम एंड की ओर जा रहे हैं, वी आर एजुकेटिंग अ चाइल्ड, राइट ना, मतलब पूरा मारा मारी किसका है, एजुकेशन ना, मतलब बच्चा जूनियर सीनियर KG to PG है ना, यही है ना, यहाँ से मशीन में डालो, वहाँ से कुछ ना कुछ तो करके निकलेगा। तो वी आर एजुकेटिंग अ चाइल्ड ऑलमोस्ट जूनियर सीनियर 1st to 10 12 years, 11th 12th 14 years, देन 6 years ऑफ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो 20 साल एक बच्चा पढ़ता है। वी एजुकेट अ चाइल्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एजुकेशन? ठीक है, एजुकेशन मीन्स टू ड्रॉ आउट। व्हाट वी ड्रॉ आउट फ्रॉम अ वेल इज वाटर। अब कुआं कहाँ खोदा जाता है? जब पानी रहता है ऑलरेडी। हम लोग सैटेलाइट से वाटर टेबल को ढूंढते, ऊपर के रॉक्स को और मिट्टी को निकालते, नीचे पानी रहता है। तो वाटर वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, हमने उसे बाहर निकाला। करेक्ट। तो बच्चे के अंदर एक पोटेंशियल ऑलरेडी होता है, उसे बाहर निकालने के प्रोसेस को एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये अगर हर टीचर को समझ में आए कि तुमको मैथ्स बाहर से अंदर नहीं डालना है, तुमको उसके अंदर से बाहर निकालना है, तो फिर आपको ना कोई स्किल डेवलपमेंट फलाना डिम का किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बच्चा जब रोड क्रॉस करता है बचपन में, तो टीचर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला सिखाने के बाद रोड क्रॉस करना नहीं सीखता। करेक्ट। टीचर ने सिखाने के बाद वो नोटबुक लेके मेन रोड पे खड़ा रहता है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द व्हीकल, वो वहाँ से व्हाट्सअप करता है 60 km/h, फिर टेप लेके रोड को नापता है, 10 मीटर का रोड है, अरे टीचर ने बोला था km/h को मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करना, बिकॉज CGS सिस्टम से MKS सिस्टम पे जाना, फिर कैलकुलेट करके 10 सेकेंड, सॉरी आई कैन नॉट क्रॉस। ऐसा कोई बच्चे ने आज तक किया? क्या आपने किया सर? ना, बिल्कुल। अब वहाँ खड़े रहते हैं और बोलते स्पीड इज़ मोर, डिस्टेंस इज़ मोर, टाइम इज़ लेस, आई कैन नॉट क्रॉस। राइट। तो जो चीज़ हमको मालूम नहीं है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। अंदाजा नहीं है ना स्पीड कितना रहेगा। तो इफ जो चीज़ अंदाजा नहीं है, x, डिस्टेंस y, टाइम z, कितने वेरिएबल? तीन। और एग्जाम में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता। करेक्ट। बचपन से 3 वेरिएबल वाले सम सॉल्व करता है सड़क पे खड़े रह के रोज सक्सेसफुली। अगर वो सॉल्व नहीं कर पाता तो एक्सीडेंट होता उसका। बराबर है, यानी कि मैथमेटिक्स है अंदर। क्यों नहीं सॉल्व कर पाता लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? बिकॉज सिखाते हैं हम इससे, हम सिखाते हैं वैसे। अगर हमने उस लेवल पे सिखाया तो ड्रॉ आउट करो। हम बस x = 10, y = 10 आपको अरे सीधा चालू करते हैं, आई एम गोइंग टू टीच यू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक्सरसाइज नंबर 1.1, चालू ठक 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 बच्चा बोलो माँ कसम जुपिटर से आया, मार्स से आया, कहाँ से आया? उसके रोज़मर्रा ज़िंदगी में मैथमेटिक्स है, उसका रोज़मर्रा ज़िंदगी में साइंस है, उसकी ज़िंदगी में इंग्लिश है, उसकी ज़िंदगी में मराठी है, तो इर्द गिर्द में है उसके। तो पढ़ाते टाइम अगर हमने ये सब चीज़ें इंटीग्रेट तो एजुकेशन इज़ नॉट ना देना ना, उसको निकलवाना। करेक्ट। तो पढ़ाते टाइम ऐसा बात करो, जैसे कि मैं ग्राफोलॉजी के लेक्चर्स लेता हूँ, हैंडराइटिंग सिग्नेचर, तो मैं कुछ ऐसे पैटर्न्स बताता हूँ, फिर मैं बोलता देखो सोच समझ कर बोलो, ये बंदा कौन है इसमें से जो पास्ट के बारे में सोचेगा, कौन फ्यूचरिस्टिक रहेगा। मैं ऐसा सवाल पूछता हूँ, सर ऐसा लगता है ये जो है ना ये पास्ट वाला है। हाँ देखा, मैंने सिखाया नहीं, मैंने उसके अंदर उसको काबिल बना दिया, बस उसको अंदर से बाहर निकलवाया। उसने बोला राइट आंसर बोले सब लोग को। मैं पूरा मेरा जो ग्राफोलॉजी का सिलेबस है एक चीज़ सिखाता नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा बताओ आपके हिसाब से इधर पे क्या हो सकता है? सर ये सकता, हाँ हो गया, चल ठीक है, इधर क्या, इधर ठीक। तो मेरे इतने सारे मेरे पास जो 60% जो सीखने आते हैं वो ऑलरेडी किसी ने किसी से सीख के पैसा ऐसा भरे रहते, फिर वापस अपने पास आते हैं, क्योंकि उधर पे कंटेंट मिला, अपन ने कंटेक्स्ट बताया। कंटेंट तो बहुत है ना, नेट पे तो सब कंटेंट्स के कंटेंट पड़े हैं, लेकिन कंटेक्स्ट क्या है? तो जब कंटेक्स्ट समझा देते हैं तो बच्चा ठक 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 करके सब आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं। सो एवरीथिंग इज इनसाइड द चाइल्ड। बच्चा स्कूल में जाके हिंदी बोलना नहीं सीखता,
वो बचपन से ही हिंदी बोलता है, मराठी बचपन से बोलता है. मला शाळेमध्ये नाही जायचं आहे, मतलब ऐसा कितना क्लियर कट मराठी बोलता है. वो टीचर के पढ़ाने के बाद माँ कसम उसका मराठी का बैंड बजता है या कुछ भी हो जाता है. ओके, आई थिंक दिस टॉक शुड गो ऑन एंड आपको भी यही लगता होगा, लेकिन टाइम की कुछ सीमा है एंड हमें उसे फॉलो करना है. आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें एक प्रोफेसर से समझी है, एक टीचर होना कैसे चाहिए, और अगर आप वैसे टीचर हो तो डोंट लूज़ होप, टिके रहिए, हम भी आपके साथ हैं. हमारे चैनल सिंथियंस को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए. एंड अगर आपको लगता है कि पार्ट 2 भी आप सुनना चाहेंगे, सर को और उनके थॉट्स को आप सुनना चाहेंगे, तो डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स में बताइए. विल रिक्वेस्ट हिम टू प्लीज़ कम बैक. थैंक यू सो मच. जय हिंद.